नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर चुनावों के लिए संघ ने संभाला है मोर्चा। बीजेपी संगठन में संघ पृष्ठभूमि के लोगों को मिलेगी यहां पर तरजीह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारों को जमीन पर उतारने की तैयारी। इतना नहीं, उपचुनावों के बाद 2027 के लिए ताकत झोंकेगा संघ और पीडीए के खिलाफ हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की भी तैयारी। संघ और बीजेपी की जुगलबंदी से ध्वस्त होगा विपक्ष का यहां पर चक्रव्यूह, ये भी सवाल उठता है क्योंकि जिस तरीके से पीडीए को लेकर विपक्ष जो है वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में पीडीए के फॉर्मूले पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अपनी जो जीत है वो इस दौरान देखी और साथ ही सीटों को यहां पर बढ़ाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस पीडीए की काट क्या अब बीजेपी की और संघ के जुगलबंदी के पास, क्योंकि अब जिस तरीके से संघ ने निर्णय लिया है कि इस जुगलबंदी के साथ ही पीडीए की काट जरूर रहेगी और सिर्फ पीडीए की काट है हिंदुत्व, यानी कि 80 बनाम 20 का जिस तरीके से ये नारा लगता आया है उसी के खिलाफ अखिलेश यादव ने 90 बनाम 10 को लेकर बयान दिया था और सीधे तौर पर कहा था कि ये पीडीए का 90 बनाम 10 है और इसी के तहत जो है वो जीत मिलेगी, चाहे उपचुनाव की बात करें या फिर इस दौरान साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो सेमीफाइनल के तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है उपचुनाव को 2027 का, तो क्या ऐसे में अब जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से, क्या 27 में उसका रंग लेकर आएगी, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो नारे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस तरीके के जो नारे, क्या इन नारों का असर 2027 पर दिखेगा? क्या इन सभी नारों का असर उपचुनाव में दिखेगा? ये भी बड़ा सवाल है। तो चुनावों के लिए संघ ने संभाला है मोर्चा और बीजेपी संगठन ने, अगर बात करें तो संघ पृष्ठभूमि के लोगों को यहां पर तरजीह भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारों को जमीन पर उतारने की पूरी तैयारी। उपचुनाव के बाद 2027 के लिए ताकत झोंकेगा संघ, क्योंकि भले ही रास्ता उपचुनाव का, लेकिन मंजिल जो नजर आ रही है वो 2027 नजर आ रही है और 2027 की पृष्ठभूमि इसी उपचुनाव से होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव जीतना दोनों ही पार्टी की साख का दांव है। तो देखा जा रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति पर काम किया जा रहा है, अपनी अपनी रणनीति के तहत जनता के बीच में जाया जा रहा है और आखिरकार ये रणनीति कितना रंग लाएगी, इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। गौरव मिश्रा, नेता बीजेपी हमारे साथ में जुड़े हैं। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की हमारे साथ में जुड़ी हैं। इंदुकांत दीक्षित, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत गौरव मिश्रा जी आप ही के साथ में करते हुए, क्योंकि आखिरकार अभी तक तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे कि 9 की 9 सीटों पर किस तरीके से एक के बाद एक रैली और पूरी पृष्ठभूमि तैयार करते हुए, लेकिन ऐसे में संघ साथ दे रहा है। जिस फॉर्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है पीडीए, उसकी काट करने के लिए अब संघ साथ दे रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या लेके चल रही है वही जाने। कब वो एमवाई रहते हैं, कब वो पीडी हो जाते हैं, उनका ए अगड़ा हो जाता है, अल्पसंख्यक हो जाता है। ये कंफ्यूजन, ये भ्रम के हालात में प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी ने रखा है और भ्रम, झूठ, लालच, भय, ये उनके हथियार हैं चुनाव में जाने के। भारतीय जनता पार्टी या संघ राष्ट्रवाद पर चलते हैं और राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र का विकास सर्वोपरि लक्ष्य होता है। इसलिए इस मानसिकता के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से चुनाव को उसी दृष्टि से देखते हैं, उसी तरह से लड़ते हैं और यही वजह है कि हमारी यात्रा संघर्ष की लंबी जरूर रही, लेकिन आज सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में देखा जा सकता है कि हमारी विचारधारा का बोलबाला है, लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और चुनाव में हम विजय श्री हासिल करते हैं। और कोई उपचुनाव लिटमस टेस्ट नहीं होता है, आपको बताए पंकज जी। कोई भी उपचुनाव या कोई भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसको सेमीफाइनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन अनवरत भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों में जीत हासिल करते हुए चली आ रही है। अभी आपने हरियाणा का चुनाव देखा, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी,
महाराष्ट्र में भी हम विजयश्री हासिल करने जा रहे हैं, झारखंड में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन गौरव इसलिए मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी लेकिन गौरव मिश्रा जी, हम लोकसभा के चुनाव को भी नहीं नकार सकते। पीडी का फॉर्मूला काम करा, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, यानी कि आप पूरे तरीके से ये नहीं कि आपने हरियाणा में जीत हासिल कर ली, आपका जम्मू कश्मीर में अगर वोट बैंक बढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश तो गढ़ था ना बीजेपी का, उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी की, ऐसे में वहां पर सीटें कम होना और पीडी के फॉर्मूले को यहां पर पूरे तरीके से बढ़त मिलना, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान तो हुआ है ना उससे। पंकज जी, मैंने तो शुरू में ही कहा कि ये पीडीए का फार्मूला है या फिर खटाखट का फार्मूला था या आरक्षण हटा देने का फार्मूला था या संविधान को हटा देने का फार्मूला था, ये तो जनता जानती है, तय करती है। और कुछ हमारी भी कमियां रही होंगी, लेकिन मैं इस बात को बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अपना कोर्स करेक्शन करने जा रही है और सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजयश्री दिलाने जा रही है। ठीक है गौरव, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं है। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास में। पूजा जी हमारे साथ में जुड़ी हैं समाजवादी पार्टी से। पूजा जी, पीडीए का फॉर्मूला आपका कारगर रहा, पीडीए के फॉर्मूले को लेकर लोकसभा चुनाव से लेकर उपचुनाव और उपचुनाव के बाद में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने 27 में, उसकी पृष्ठभूमि धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर आ रही है। पीडीए की काट लेकर अब बीजेपी के साथ में संघ आया है, संघ जो पूरे तरीके से हिंदुत्व पर पूरे तरीके से यहां पर पृष्ठभूमि बनाता हुआ नजर आ रहा है। बैठकें हो रही हैं, घर घर जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में क्योंकि आप जिस पीडीए के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं 90 बनाम 10 की, वो अभी भी 80 बनाम 20 पर है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये तो सीधे तौर पर जीत हमारी है, चाहे 9 सीटें हों या फिर 2027 का चुनाव हो, ये पूरे तरीके से बीजेपी के हक में, और पीडीए का कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे अभी गौरव मिश्रा जी भी बोल रहे थे। जी पंकज जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। पंकज जी, मैं एग्री करती हूँ जो है भाजपा के प्रवक्ता से कि हाँ, पीडीए का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम सिर्फ जनता की बात कर रहे हैं। और पंकज जी, जनता की, आप कभी इन्होंने बोला कि जो है, आपने भी कहा कि पीडीए वर्सेस जो है हिंदुत्व की राजनीति, नहीं, मुद्दे कहाँ भूल जा रहे हैं आप? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो 43 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिली, वो ऐसे ही मिल गई? जो अभी 5वां दिन चल रहा है, आरओ और यूपीपीएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो उनका परिणाम था। इससे पहले पेपर लीक हुआ, दरकिनार करते चले गए। क्या हिंदुत्व का एजेंडा नहीं अपनाया था तब? आप बताइए पंकज जी, भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना, इससे ज्यादा बड़ा हिंदुत्व का एजेंडा क्या लेकर के आएंगे? उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने मुद्दों पर वोट किया है और उनको वोट किया जो उनके हक की लड़ाई लड़ रहे थे। इनके यहाँ पे घोटाले चल रहे हैं। अभी किसी बोला था कि देश की तरक्की के लिए कार्य करते हैं। इनको भी पता होगा कि देश की तरक्की जो है किसी देश के युवा पे डिपेंड करता है। अगर किसी देश में युवा ज्यादा है तो मान लिया जाता है कि देश की तरक्की ज्यादा हो रही होगी, क्योंकि युवा एनर्जेटिक होते, कंट्रीब्यूट करते हैं। और उन युवा को ही सड़क पर बिठा दिए हैं, उन युवा को वो कोर्ट में पहुंचा दिए हैं। अगर 69,000 की भर्ती होती है तो हाईकोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अटक जाती है। अगर पेपर होता तो लीक होता है। इनका डिविसिव पॉलिटिक्स इस कदर चलने लगा है पंकज जी कि अब ये छात्रों को भी डिवाइड करते हैं। इन्होंने क्या सोचा कि पीसीएस कराते हैं वन शिफ्ट पे, आरओ को जो है डिवाइड कर दो, उनको छोड़ दो, तो फिर ये आपस में अलग हो जाएंगे। नहीं पता कि छात्र अपने मुद्दों पे अडिग है। अभी जो है हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रश्न पूछा हुआ है इनसे, यूपी विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ है, उसमें 186 के अगेंस्ट में लगभग 2.5 लाख आवेदन आए थे और वहां से पाया गया कि 38 सिर्फ वीवीआईपी के रिश्तेदारों को वहां पे मिली है पोस्टिंग। और जो फर्म, जिसको फर्म को दिया गया हुआ था वो एग्जाम कराने के लिए, वो जो है 2 कमरे में चल रहा था। ये जो घोटाले कर रहे हैं ना, जो किसानों को लाइनों में लगा रखे, पंकज जी आपको पता होगा कि किसान लाइनों में लगे रहते हैं, खाद आता है, डीएपी आती है, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में चली जाती है। ये सारे मुद्दों पे जनता ने वोट किया। वरना आपने मछली नहीं छोड़ा था, मंगलसूत्र नहीं छोड़ा था, आपने मुजरा नहीं छोड़ा था, आपने हर हथकंडा अपनाया था और आप फिर से हर हथकंडा अपना रहे हैं। जनता उत्तर प्रदेश की अपने मुद्दों को जानती है। अगर हम पीडीए की बात करते हैं तो हम उनकी बात करते हैं जो पीछे रह गए हुए हैं, हम सबको जो है आगे लाने की बात करते हैं। समाजवाद यही कहता है, हमारे पार्टी का सिद्धांत ही यही है। अभी इन्होंने बोला कि हम ए से अगड़े कहते हैं, इनको आपत्ति होती है। अगर हम माता प्रसाद पांडेय जी को बनाते हैं नेता प्रतिपक्ष तो इनको आपत्ति होती है। जब हम राज्यसभा में टिकट देते हैं तो इनको आपत्ति होती है, कहते नहीं पीडीए कहते हैं, फिर इनको कैसे देते हैं? अभी आज पूजा मिश्रा को प्रवक्ता बनाऊंगा, मैं बैठ करके बहस हो रही तो इनको फिर आपत्ति हो सकती है कि यहाँ पे पूजा मिश्रा पीडीए कहाँ है? अरे भाई, पीडीए हम नारा दे रहे हैं कि जो पीछे रह गए वो आगे हो, अदरवाइज रिजर्वेशन सिस्टम हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में होता ही नहीं।
वो आया इसीलिए कि जिन जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड रहे हैं उनको आगे लाया जाए, और हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और जनता उत्तर प्रदेश की ये बिल्कुल तय कर रखी हुई है कि उनके जो मुद्दे की बात नहीं करेगा पंकज जी, वो उनकी बात नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। आप ना तो मैं ना ही कोई भी पार्टी गुमराह नहीं कर सकती है उनको। अभी भी वो आरओ के प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, उनको लगा था कि हम जो है आएंगे नोटिस दे देंगे तो फिर वो वापस चले जाएंगे। नहीं, अभी भी छात्र प्रोटेस्ट है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो करते रहेंगे। ठीक है पूजा जी, वापस लौटूंगी। और इंदुकांत दीक्षित जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इंदुकांत जी, देख रहे हैं कि यहाँ पर संघ के साथ में बीजेपी की जुगलबंदी 80 बनाम 20 का, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए, जो कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 90 बनाम 10 को लेकर। क्या लगता है उपचुनाव की पृष्ठभूमि 2027 तक क्या कुछ रंग ला सकती है? दोनों के बीच में किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं, और ये जो बयार है आखिरकार किस ओर बह रही है? नमस्कार पंकज जी। देखिए, जितने हमारे को पहले उनको भी नमस्कार। देखिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना हक है, अपना तरीका है लड़ने का। और जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा जी कह रही हैं कि पीडीए को वो आगे लाने की बात करते हैं, वहीं अगर आपको याद होगा पंकज जी की जब इसी तर्ज पे भूरा बाल करके बात करते थे लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी बिहार में, उनका उद्देश्य क्या था? क्या उन लोगों को साथ लाना था कि उन लोगों को अलग करना, समाज में अलग थलग करना? तो प्रवक्ता बनकर के पूजा जी का सामने आ जाना सिर्फ इतना नहीं स्पष्ट करता है कि वो पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। और आप उनका चुनाव प्रचार का तरीका देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, वहां देख लीजिए, जो कैंडिडेट्स हैं उनको देख लीजिए, उनका कामकाज देख लीजिए। लिहाजा पूरे समाज को एक साथ रखने की एक जो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो अपने हिसाब से चीजों को जनता के सामने पेश कर रहे हैं। और पीडीए के नाम पे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, जनता इन सब चीजों से अलग अपने जो मुद्दे उसके मन में होते हैं कि उनकी भलाई के लिए, समाज के लिए, देश के लिए लोग क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से वोट करती है। और मैं तो हमेशा पंकज जी सिर्फ ये कहता हूं कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और वो सोच करके समझ करके। बहुत सारे लोग आप देखिए पंकज जी, आपने देखा होगा कि कई बार कोई भर है तो वो सोचता है कि पूरे भर समाज के लोग उसके पॉकेट के अंदर हैं, वो यहाँ से वहां चला गया, भर समाज के लोग चले जाएंगे, जबकि उनके परिवार के लोग ही चुनाव हार जाते हैं। कोई कुशवाहा है तो सोचता है पूरा कुशवाहा उनके पॉकेट में है। कोई मुस्लिम है, आप असदुद्दीन को, ओवैसी जी को देख लीजिए, लगता है कि पूरा मुस्लिम समुदाय उनके साथ खड़ा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये भ्रम करता है, या इवन फॉर दैट मैटर बीजेपी को भी, अगर उनको लगता है कि पूरा हिंदू समाज उनके साथ है, ऐसा नहीं है। जो तमाम समाज के अंदर वर्ग होते हैं, क्लासेस होते हैं, खास होती है हमारी सोसाइटी में, ये सब चीज वास्तविकता है। वो ये देखते हैं कि उनके हित में, समाज के हित में, देश के हित में कौन खड़ा है, पब्लिक उसी के हिसाब से उनको मतदान करती है। जी। लेकिन इंदुकांत जी, जिस तरीके से बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब इस एजेंडे की अगर बात करें हिंदुत्व वाले की, तो इसमें अगर आप हिंदुत्व का मुद्दा ही लेके चलेंगे तो फिर सबका साथ सबका विकास किस तरीके से? ऐसा तो नहीं है कि हिंदू ही वोट देते हैं, दूसरे भी ऐसे समुदाय के लोग हैं जो कि वोट देते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर समुदाय से नहीं जीतते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने पंकज जी। देखिए, सबका साथ सबका विकास जो सिद्धांत प्रधानमंत्री का है, उसमें वो स्पष्ट कई बार कर चुके हैं कि उसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी है, जैन, बौद्ध, पारसी सभी हैं। और इसका उदाहरण देखिए, मैं आपको पंकज जी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि देश में समाज कल्याण की, लोक कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, उनका सर्वाधिक फायदा किसको हुआ है? अल्पसंख्यकों को हुआ है। कई सर्वे हुए हैं पंकज जी हाल फिलहाल में। आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को अन्न देने की योजना, हमारे यहाँ ऑफिशियली अभी भी 15 से 20% मुस्लिम आबादी है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना की बेनिफिशियरी 30 से 40% मुस्लिम आबादी है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको हिंदूज बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उनमें पढ़ना लिखना और आगे शिक्षा के साथ बढ़ जाना, आर्थिक स्थिति भी ठीक होना बेहतर है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। लेकिन जितने भी मुस्लिम हैं वहां पे जो कि पिछड़ापन, गरीबी, गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो सारे सरकारी हॉस्पिटल में आप उनकी लाइनें देखेंगे, उनके परसेंटेज के हिसाब से नहीं देखेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी जी और कुछ पार्टियां ये कहती हैं कि सारे लोगों की गणना करके उनके परसेंटेज के हिसाब से उनको समाज की सारी चीजें दी जाएंगी, तब समाज में कहीं न कहीं फर्क आने की,
टूट फूट होने की, आपस में एक बार फिर से कास्ट लाइन पर डिवीजन हो जाने का डर होता है। ठीक। और उसके खिलाफ अगर सबको साथ लेने की बात या राष्ट्रवाद की बात भाजपा करती है तो हमें लगता है कि इससे बड़ा कोई और बेहतर काट नहीं हो सकता है। ठीक है, वापस लौटूंगे इंदुकांत जी। गौरव जी, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैंने उनसे भी सवाल किया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या चुनाव लड़ने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा इतने हाइपर तरीके से उठाना? आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हर किसी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो वोट दे रहे हैं उन्हीं को लाभ मिल पा रहा है। फिर जब चुनाव आता है 80 बनाम 20, 90 बनाम 10 पर आकर क्यों अटक जाता है? सबका साथ सबका विकास, हम तो सबके लिए ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमें तो सबका वोट बैंक चाहिए। उनका जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने, और इंदु जी ने इसको आंशिक रूप से स्पष्ट भी किया है। हमारी योजनाओं ने कोई भेद नहीं किया और बड़े पैमाने पर उन सभी वर्गों को उसका लाभ मिला जो भारतीय जनता पार्टी को परंपरागत तरीके से वोट नहीं देते हैं। यद्यपि हम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन अब जो स्थिति है, जो सनातनियों के संपूर्ण संहार की बात विपक्ष करता है, जो हिंदुत्व के नाश की बात विपक्ष करता है, और जिस तरीके से वल्नरेबिलिटी में हिंदू समाज, चाहे वो पश्चिम बंगाल में आ गया हो, तमिलनाडु में हो, केरल में हो, जिस तरह से सुनिश्चित तरीके से एक विदेश से चली हुई, आज पन्नू विदेश में बैठ करके कहता है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या को हम उड़ा देंगे, और उसके विपक्ष में विपक्ष का कोई नेता नहीं बोलता है, उसकी मुखालफत कोई नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ स्पष्ट समझ में आती है कि तुष्टीकरण की राजनीति में और जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक बढ़ रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, और भाजपा के खिलाफ उनको डरा डरा करके उनका वोट लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज में एक विभाजन खड़ा कर रहा है, डिवीजन खड़ा कर रहा है। और वहीं हिंदू समाज के साथ जो खतरा मंडरा रहा है, पश्चिम बंगाल में आपने देखा चुनाव जीतने के साथ ही 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2012 में चुनाव जीतती है और 36 घंटे के अंदर में कई हत्याएं हो जाती हैं, कई जगहों पर दंगे हो जाते हैं। इस तरह की मानसिकता अभी हमारी बहन यहाँ पे कह रही हैं, अगड़े की बात कर रही हैं। नीरज मिश्रा इटावा का भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता, उसकी सिर कटी लाश मिली थी, जरा उसके बारे में पता कर ले और उसको अपनी पार्टी से न्याय दिला दे, सरकार इनकी थी। और कम से कम अपने गिरेबान में झांके, और विपक्ष का जो चाल चरित्र है वो पूरी तरह से भारत के विभाजन के साथ खड़ा है। आज वो पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है, पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता है, तमिलनाडु को अलग देश बनाना चाहता है। ऐसे में आप बताइए, सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी तो उन सभी सनातनियों, सभी हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू मानती है जो राष्ट्रवाद के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ भी रहे हैं। और हमारा विश्वास है समय लगेगा, लेकिन वो सब लोग आएंगे जिनको डरा करके, जिनके मन में, दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मानसिकता पैदा करके उनको नर्चर किया गया है, उनका भी भ्रम टूटेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर वो छप्पर में रहे हैं, पीढ़ियों से छप्पर में रहे, तो पक्का मकान देने तो का गौरव जी, अब जो चुनाव हो रहा है, नहीं, अब जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, गौरव जी, अब जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में ये, और अब 27 में जो चुनाव होगा, तो यहाँ पर आपका एजेंडा सीधे तौर पर सेट है कि यहाँ पर हिंदुओं को बचाने की कोशिश के हिसाब से ये चुनाव आप चुनावी मैदान में आकर लड़ रहे हैं। पंकज जी, हिंदू बचेगा तो विश्व बचेगा, सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व बचेगा। आज हिंदुत्व की बात पूरा विश्व कर रहा है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो। ठीक है, आपका एजेंडा क्लियर है। मैं पूजा जी से जवाब ले लेती हूँ। पूजा जी, आप लोग बांटने का काम करें। गौरव जी की बात आपने सुनी, बिल्कुल, गौरव जी की बात आपने सुनी, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विपक्ष है उनकी वजह से हिंदू खतरे में है, और यही एजेंडा लेकर अब जो संघ है और बीजेपी की जुगलबंदी नजर आ रही है, और यही वजह है कि वो हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर आगे पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू खतरे में है। अगर आपकी सरकार आती है तो यहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होगा। जवाब दीजिए। पंकज जी, इतने सालों बाद भाजपा की सरकार आई, इससे पहले ये खुद मानते हैं कि जो है ओबीसी जो अपोजिशन में उनकी सरकार रही है, तब हिंदू इतना खतरे में नहीं था जितना इनकी सरकार में खतरे में हो गया। ये खुद को परिवार को हिंदू के ठेकेदार बताते हैं। हिंदू को ठेकेदार ये है नहीं, मैं नहीं मानती, मैं भी सनातनी हूँ। अभी बैठ करके सब नफरत बांट रहे थे। पंकज जी, मैं नफरत बांटने में भरोसा नहीं करती हूँ। मैं अभी ये जो राजनीतिक विश्लेषक थे, आपका झुकाव किसी भी तरफ रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हाँ, इन्होंने बोला कि हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषक है पंकज जी, इनको पता होगा कि जो पहली बार जो है वो 1918 में जो रिजर्वेशन की बात की गई थी, वो कैसे बात की गई थी। जो 1931 में ब्रिटिश इंडिया में कराया गया हुआ था जातिगत जनगणना, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से ये मांगना गया था कि 52% जो है
SC और OBC की आबादी है, उसके हिसाब से 27% जो है पंकज जी तब रिजर्वेशन दिया गया था। और आपको भी पता है कि ब्रिटिश इंडिया के समय में ब्रिटिश इंडिया ने जब जातिगत जनगणना कराया था तो उन कुछ जातियों को छोड़ दिया था, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भील है और रैट किलर्स हैं, इनको छोड़ दिया था, इनको काउंट ही नहीं किया था। तो फिर जब 1980 में रिजर्वेशन का प्रावधान आया तो आपने माना उस डाटा के अकॉर्डिंग जो 1931 में किया गया हुआ था कि 52% उनकी पॉपुलेशन है, तब 27% रिजर्वेशन दिया जाए। अब जातिगत जनगणना नहीं करना चाहते, जब आपको परसेंटेज यही बेसिस पे तो रिजर्वेशन आया हुआ था, तो आपको जानना तो पड़ेगा ही ना कि किसकी कितने परसेंटेज संख्या है, उसके बाद में आप रिजर्वेशन की बात करिएगा। इसलिए हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ये शायद जो कह रहे हैं कि सबको एक रहे, सब भारत देश जो है पंकज जी कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लोकतांत्रिक देश है। ये हिंदू राज्य नहीं है, ना मुस्लिम राज्य है, ना सिख राज्य है, ना क्रिश्चियन राज्य है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठ करके किसी एक धर्म की पैरवी नहीं कर सकते हैं। वो हिंदू हो सकते हैं, उनका धर्म मानना वो हिंदू धर्म से आ सकते हैं, पर वो हिंदू धर्म की राजनीति नहीं कर सकते, वो भारत देश को हिंदू देश नहीं बना सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। लेकिन पूजा जी मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से गौरव जी ने बोला है कि जब विपक्ष की सरकार आती है, विपक्ष सरकार में रहता है तो हिंदू खतरे में, और हिंदुत्व को बचाने के लिए यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करी जा रही है, उसको एजेंडे के रूप में। मतलब आपकी सरकार पर जब आपकी सरकार रही है, सीधे तौर पर बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि आपकी ही सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में रहे और हिंदुओं को ही बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर झूठ बोलने पे आ जाए तो झूठ बोलने को कौन रोक सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड में जाते हैं और कहते हैं कि 2017 से पहले यहाँ पे कांवड़ यात्रा नहीं चलती थी। मैं यही इलाहाबाद में रहती हूँ और इलाहाबाद की ही रहने वाली हूँ, और हमेशा जो है शास्त्री ब्रिज जब बंद होता है पूरे 1 महीने सावन के लिए, तो मैंने इसको बचपन से देखा है। कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति होते हुए नहीं देखी भाजपा सरकार से पहले। मैंने भाजपा की सरकार में ही देखा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। अतीक अहमद का आतंक देखा होगा पूजा जी ने, अतीक अहमद का आतंक देखा होगा पूजा जी। इनको बोले रोक दे, इनको बोले रुक जाएंगे। मैंने सबके समय का सम्मान किया। ठीक, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। जल्दी से अपनी बात अभी इनके ही जो है नरेंद्र पाटिल जी है, महिला के साथ रेप का केस आया, इन्होंने बोला मैं नहीं, मैं जिस मुद्दे पे बात करूं उसी मुद्दे पे हूँ, वरना मैं ब्रिजभूषण शरण की भी बात कर सकती थी, मैं विनीत सिंह की बात कर को तो मंत्री बना के रखा था, क्योंकि समय कम है। हाँ बिल्कुल, गौरव जी बात पूरी करने दीजिए। आपको बेशरम है, आपको बेशरम है। महिलाओं को सम्मान नहीं करते, यही यूपीपीएससी का जो है आपको पता होगा, विकलांग महिला से इन्होंने जो है बैठाकी छीन ली। इनके पास महिला पुलिस नहीं है, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। यहाँ पे इलाहाबाद में वो छात्र अभी भी आंदोलनरत है, ये बोलते हैं कि महिला को बचा रहे हैं हम। पुलिस बल, मेल पुलिस बल आकर के महिलाओं को पकड़ रही है, इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, और फिर आ जाते हैं बलात्कारी की बात करने के लिए। समाजवादियों ने अपने गुंडे छोड़ रखे हैं उसमें, जाकर जो मरी पानी। अरे आपकी सरकार है, उठा के सब कुछ जेल में डालिए। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के सब लोग गुंडे हैं, आप क्यों बैठे आपसे हाथ रख करके? आपकी सरकार है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, आप एक तरफ से सारे समाजवादी पार्टी को उठाइए, सब गुंडे हैं, सबको जेल में डालिए। क्या लॉ एंड ऑर्डर चेंज कर रहे हैं? बैठ करके झूठ बोलना हो तो चलिए पूजा जी, समय कम होने के चलते मुझे सभी मेहमानों से इजाजत लेनी होगी। गौरव मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी और इंदुकांत दीक्षित जी, आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से उपचुनाव और उपचुनाव से जुड़ी ये पृष्ठभूमि 2027 की तस्वीर को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, और ऐसे में जहां पर बीजेपी के साथ में संघ है और ये जुगलबंदी क्या इस दौरान विपक्ष के पीडीए पर भारी पड़ सकती है, या एक बार फिर से जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है संघ और बीजेपी, क्या उस पर लोकसभा चुनाव की तरह ही पीडीए का मुद्दा उस पर भारी रह सकता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।